ओके सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। तो अभी तक हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हमारी दी एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो सीरीज चल रही है। तो सर मैम इस वाले पर्टिकुलर लेसन में हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट एंड उसमें भी पंचायती राज की। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि भाई हमारा टेलीग्राम पे इनिशिएटिव चल रहा है लक्ष्य से राष्ट्र की एंड मिशन 2024 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स 2024 को बेसिकली टेकल कर रहे हैं उसके अंदर। तो सर मैम एक बार जाकर के ज्वाइन करना एंड प्लीज रीड द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। डिस्क्रिप्शन को पहले पढ़ना, उसके बाद ही आप लेक्चर को आगे सुनना। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है अपडेशन होती है हम उसमें कर देते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो फिर कुछ दिक्कत है ही नहीं आपके, है ना, तो कर लेना। ठीक है, पंचायती राज की बात करें, स्टार्ट करते हैं। तो ओके सो 3 शब्द याद रखो चलिए स्लाइड में से आपको कि भाई रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते जब पंचायती राज होता है। उसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनको एक्ट के थ्रू अपने अपने स्टेट्स में पंचायती सिस्टम बनाना होता है, बना लिया उन्होंने, बना भी रखा है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में किया था, उसके बेसिस पर ही हम क्या बात करते हैं पंचायती राज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर मैम कि कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक इनसे, तो सर मैम कहाँ से बने हुए हैं क्वेश्चन, तो पहला तो इवोल्यूशन होते पंचायती राज एंड इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी का सबसे पहले जिक्र आता है 1957 में, जनवरी में। ये बेसिकली ये कमेटी आई थी एंड बेसिकली कि भाई जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे उस टाइम पे नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, तो उनका वर्किंग किस तरीके से हो रहा है, तो उन्होंने इस तरह की बात की थी। तो बस उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, समझता हूँ ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिवोल्व करना, डिवोल्व यार राइट, नीचे प्रदान करना। तो बस उसी तरीके से तो 3 टायर पंचायत सिस्टम इन्होंने सजेस्ट किया था। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई कि कौन सी कमेटी ने किस तरीके का पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर आपको देने की बात कही है, तो इट्स 3 टायर सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी। तो विलेज लेवल पे होगा, एक ब्लॉक लेवल पे होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ठीक है, तो पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इस तरीके से आप देखना। तो 3 टियर है। जो विलेज पंचायत होगा सर मैम वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, और जो पंचायत समिति एंड जिला परिषद है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर है। क्या बोला मैंने, जो जिला परिषद है एंड जो समिति है आपके ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जितने भी प्लानिंग डेवलपमेंट होती है ये इन्हीं को दिया जाता है। पंचायती समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जिला परिषद आपके एडवाइजरी कोऑर्डिनेटिंग सुपरवाइजरी बॉडी होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो चेयरमैन रहता है जिला लेवल पे, जिला परिषद का कौन रहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, टिकट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जेन्युइन ट्रांसफर होता है, ये सब चीज़ें। कमिटी वर एक्सेप्टेड, इन कमिटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। तो पहले सुप्रीम बॉडी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फिर क्या बताएंगे। राजस्थान जो था फर्स्ट स्टेट था जिसने पंचायती राज सिचुएट किया था, स्टैब्लिश किया था। एंड दिस स्कीम इज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, 1959 में 2 अक्टूबर के दिन। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, याद रखना, नागौर डिस्ट्रिक्ट 2 अक्टूबर 1959 में फर्स्ट पंचायती राज था। सेकंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी 1959 में ही अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट से उन्होंने भी ये सब किया। बात करें आगे, तो बेसिकली आपके आएंगे कहाँ से क्वेश्चन, वो यहाँ से आएंगे भाई कि आज तक ना बहुत सारी स्टडी टीम्स बन गई, कमेटी बन गई पंचायती राज को लेकर के। तो आप ये देख लेना। हाँ, एक ये चीज़ जरूर देखना कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत डिफरेंट हो सकता है नंबर ऑफ टीयर, है ना, पोजीशन को लेकर के। अब समिति, परिषद, टेन्योर, कहीं पे 2 टियर सिस्टम भी है तो कहीं पे 3 टियर सिस्टम है, इस तरीके से। जैसे तमिलनाडु, राजस्थान में 3 टियर सिस्टम है, तो वेस्ट बंगाल और इन जगहों पर आपके 4 टियर सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से आप देखना है यहाँ पर। ओके, आप सबके सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको, ये स्टडीज़ है, कमिटीज़ है बेसिकली। ठीक है, जैसे पंचायत स्टेटिस्टिक्स पे कोऑपरेटिव्स को लेकर के ये किया गया था, है ना, तो आपको एक बार ये देखना है। लेकिन बस एक क्विक नज़र दौड़ा लो और तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। रट्टू पोपट नहीं बनना, रटाना नहीं है आपको, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली कमिटीज़। जैसे अब पहले हमने क्या पढ़ी, सबसे पहली कमेटी 1959 में कौन सी थी, हमने क्या बात करी है, व्हाट, बलवंत राय। सेकंड अशोक मेहता कमेटी 1957 1977 में कौन आ गया आपका, अशोक मेहता साहब आ गए। इन्होंने कमेटी बेसिकली जनता गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपॉइंट की एंड भाई बताया कि भाई बताइए कि पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है हमको, है ना। तो उनके रिकमेंडेशंस क्या थे, इन्होंने भी 3 टायर सिस्टम बताया पंचायती राज का, इन्होंने भी 3 टायर सिस्टम बताया एंड रिप्लेस्ड बाय द सॉरी, ओके सॉरी इन्होंने 2 टायर सिस्टम बताया क्या,
इन्होंने क्या कहा, जिला परिषद होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड उसके नीचे होनी चाहिए मंडल पंचायत। क्या होनी चाहिए, मंडल पंचायत को कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15 से 20,000। समझ गए? तो इन्होंने 2 टायर सिस्टम बताया, कहाँ पर जिला परिषद एंड आपके मंडल पंचायत। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट वाज आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिला परिषद आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, कलेक्टर उसका हेड होगा। बस ये सब चीज़ें। ये कहता है कि एक ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से बताइए, है ना, एट ऑल लेवल ऑफ द पंचायत इलेक्शंस। एंड इन्होंने कहा कि कंपलसरी पावर होनी चाहिए कि भाई टैक्स लगा सकें टू मोबिलाइज और ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, और क्या कहा कि रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी के द्वारा, है ना, कमिटी ऑफ लेजिस्लेचर चेक करे फंड किसको जा रहे हैं किसको नहीं। सॉरी। एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास मतलब वो सुपरसीड ना कर दे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो इस तरीके से उसके अलावा न्याय पंचायत भी एक सेपरेट बॉडी की तरह इस्टेब्लिश रखें, ताकि डेवलपमेंट जो फ्रॉम दैट ऑफ द डेवलपमेंट पंचायत, ठीक है। तो यानी कि न्याय करने वाली पंचायतें अलग है, डेवलपमेंट करने वाली बहुत, ये तो बहुत क्वालिटी यार रिकमेंडेशन थी, ठीक है। जैसे आपकी न्याय पंचायत को कौन करेगा, वो क्वालिफाइड जजेस। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा जो स्टेट का, वो इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो पंचायत राज के आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराते हैं, पंचायत के तो इलेक्शन कराते हैं वो, ये सब चीज़ें। बस यही सब था। इनके अंदर सीट्स फॉर SC STs के लिए रिजर्व होगी, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये अशोक मेहता कमेटी में क्या होता है कि जनता गवर्नमेंट फॉल कर जाती है ना। तो अब इनकी कमेटी इनके रिकमेंडेशन पे कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन जो आपके कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश है, उन्होंने रिवाइटलाइज करने की बहुत कोशिश करी पंचायती राज को, एंड उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस माने, ठीक है। उसके बाद कौन सी कमेटी आती है, आपके GV के राव कमेटी। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी 73rd एंड 74th, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, भूल कर भी इग्नोर नहीं करना आपको इसको, ठीक है। तो समझते चलो, ठीक है, ईयरबड्स लगाओ, सुनते रहो इसको, ठीक है। तो पहली हमने पढ़ी बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद 1977 में क्या है आपकी, अशोक मेहता कमेटी, जनता गवर्नमेंट, अशोक मेहता, जनता गवर्नमेंट, अशोक मेहता, जनता, अशोक मेहता, जनता, ऐसे याद कर लो। GV के राव कमेटी आपकी आई कि भाई देखिए, GV के राव ने क्या कहा कि जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था रूरल डेवलपमेंट में एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को लेकर के, तो उनको रिव्यू करो। तो GV के राव ने को अपॉइंट किया गया प्लानिंग कमीशन है 1985 में, एंड इन्होंने फिर रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रास विदाउट रूट्स हैं, तो ग्रास रूट सिस्टम ही हमारे ग्रास विदाउट रूट्स है, समझ गए आप। तो ये इन्होंने कहा, इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए फिर। तो वो क्या था रिकमेंडेशंस, अब देखिए कितने ब्यूटीफुली पढ़ाने की यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। कि जिला परिषद की जो इंपॉर्टेंस इसको बढ़ाने की बहुत बात की गई कि इसको प्रिंसिपल बॉडी बना दो यार, कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका जिला परिषद। उसके बाद क्या कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट और उससे लोअर लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको प्लानिंग का भी आपको रोल देना पड़ेगा, मॉनिटरिंग का भी रोल देना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन का भी रोल देना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद क्या कहा गया कि भाई जो स्टेट लेवल पे आप प्लानिंग कर रहे हो उसको ट्रांसफर करो, ठीक है, आप उसको डिवॉल्व करो, ठीक है, नीचे की साइड, ताकि वो प्लानिंग भी कर सके फिर एग्जीक्यूट भी कर सके। उसके अलावा और क्या कहा इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट बनाओ, वही सब कुछ देखेगा उसके अंदर जिला परिषद लेवल पे। और लास्ट रिकमेंडेशन, इलेक्शन रेगुलरली होने चाहिए, समझ गए आप। तो ये बात थी। दस द कमिटी इन स्कीम डिसेंट्रलाइज्ड द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। ओके, असाइन द लीडिंग रोड तो पंचायत। तो GV के राव कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो दंतेवाड़ा कमेटी रिपोर्ट ऑन ब्लॉक लेवल प्लानिंग उससे डिफर करती थी, एंड हनुमंत राव कमेटी से भी रिकमेंड करती थी ऑन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हनुमंत राव कमेटी आई थी आपके, उन्होंने सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज की बात की थी, अंडर की आई थी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ए मिनिस्टर, ठीक है, वो हेड करेंगे। उसके बाद द कमेटी रिकमेंडेशन दैट द जो आपके कलेक्टर है शुड बी द कोऑर्डिनेटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ऑल द डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। तो आपस में ना बड़ी देखिए, जैसे हनुमंत राव कमेटी है, अब ये डिफर करके आपके बलवंत राय से, है ना, जो आपके ARC आई थी, इसके अलावा अशोक मेहता से, GV के राव से, सबसे डिफर किया है इन लोगों ने, ठीक है। बात करते हैं LM सिंघवी कमेटी, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो पहले हमने क्या पढ़ा बताइए, सबसे पहले हमने पढ़ी बलवंत राय, फिर अशोक मेहता, फिर हमने GV के राव पढ़ी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, LM सिंह भी पढ़ रहे हैं सर एंड मैम। इससे याद कर लो, सिंपल है, हो जाएगा यार, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं आपके। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ ना उसके नोट्स भी बना सकते हो आप, ये तो प्रोवाइड कर दिए मैंने, आप टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरी प्रोवाइड कर दी, अलॉन्ग विथ जो एडिशनल चैप्टर है 7th एडिशन के, है ना, उसका भी लेक्चर लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी, है ना। कमेंट सेक्शन में आई नीड टू नो। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1986 में कौन सी करी, LM सिंघवी, है ना,
कि भाई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको रीवाइटलाइज करने की ज़रूरत है। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी लूप होल्स इसमें। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिकमेंडेशंस दी फिर अपनी कि जो पंचायती राज, देखिए बड़ा इजी, ये पहली ऐसी कमेटी है एल एम सिंघवी कमेटी, याद रखना 1986 राजीव गांधी, जिन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो इनको, कि इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। अभी तक किसी ने भी नहीं कहा, पहली आपकी कमेटी है, कंपनी बोल रहा हूँ। न्याय पंचायत की अगर हम बात करें कि उनको क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए इंस्टीट्यूट करो। किसके लिए? क्लस्टर ऑफ विलेजेस, कुछ मतलब काफ़ी सारे ग्रुप्स बना लो, उसके लिए फिर न्याय पंचायत बनाएंगे, लोड नहीं आएगा या फिर लोड ज़्यादा आएगा, राइट। विलेज शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड, कि भाई ताकि ग्राम पंचायतें आपकी अच्छे से काम कर सके, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए चांसेस दो इनको। एंड जुडिशियल ट्राइब्यूनल बनाया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, है ना, एंड उनका डिसोल्यूशन मैटर्स वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है आपके, पहले कौन सी पढ़ी हमने? बलवंत राय, फिर पढ़ी अशोक मेहता, फिर पढ़ी जीवी के राव, फिर पढ़ी एल एम सिंघवी, अब हम पढ़ रहे थंगडाउन, क्या बोल रहे हैं, थंगन कमेटी, सॉरी थंगन कमेटी 1988 में आई थी, ठीक है। तो ये सब कमेटी थी ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट विच वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी के थंगन टू एग्जामिन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो इतना याद रखना कि भाई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए कमेटी बनी थी। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन देते कि ये भी इन्होंने भी कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो कि नहीं करो, करा। उसके बाद 3 टियर सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिला परिषद को शुड बी पाइवट विद द पंचायत राज सिस्टम, है ना। उसके अलावा कि भाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी का काम करो। उसके अलावा पंचायती राज बॉडी का फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 ईयर्स का। ये किसने कही थी? आपके थंगन कमेटी ने। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन ऑफ द बॉडी शुड बी, कि भाई 6 महीने के अंदर तो मिलना ही मिलना है, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दो इसके अंदर, है ना। उसके अलावा और क्या बना दो? और इन्होंने कहा कि भाई या कि भाई जो आपके जो प्रेसिडेंट होगा जिला परिषद का, वो मेंबर्स में से चुन लेगा कोई आपस में। एंड भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट डाली जाए पंचायती राज वगैरह के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत काम किया किसने? आपके थंगन कमेटी ने। किसने? थंगन कमेटी। इसके पहले आपके एल एम सिंघवी ने पहली बार कहा था, फिर थंगन ने कहा था, राइट। रिजर्वेशन करना चाहिए सबसे इनमें आपका जो बैकवर्ड्स है। स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी सेटअप इन ईच स्टेट, ये बहुत ज़रूरत है, और किया भी। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो सेटअप करना चाहिए ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिवॉल्व कर सके फंड। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा आपका जिला परिषद का। तो बहुत ज़बरदस्त है यार, अभी तक की बढ़िया कमेटी लगी मुझे थंगन। हालांकि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया पुराने एफर्ट्स को भी। उसके बाद बात करते हैं गडजिल कमेटी। गाडगिल कमेटी या गडजिल कमेटी जो आप बोल सके बोल लीजिएगा। 1988 में इसी साल ये भी आई थी जिस साल ये आया था आपके, ठीक है। थंगन कमेटी एंड आपके गडजिल कमेटी, ठीक है। तो वी एन गडजिल के अंदर ये लेकर के आया था कि भाई कौन सा सिस्टम पंचायती राज का उसे मोस्ट इफेक्टिव बना सकता है। तो इन्होंने कहा था कि डेफिनेटली यार को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। तो सबसे पहले किसने कही थी? एल एम सिंघवी ने कही थी कि नहीं कही थी? फिर किसने कही थी? आपके थंगन ने कही थी, फिर आपके गडजिल ने भी कही। इन्होंने भी 3 टियर सिस्टम एक्सप्लेन किया और कहा कि भाई हाँ इस तरीके से करना चाहिए। द टर्म ऑफ पंचायती शुड बी फिक्स्ड होना चाहिए 5 ईयर्स। मेंबर जो होंगे 3 लेवल्स होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इलेक्टेड। रिजर्वेशन होगा पंचायती राज जो है कि इम्प्लीमेंटेशन करना, प्लानिंग, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी करेंगे। पंचायती राज बॉडी शुड बी एम्पावर्ड टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट द टैक्स ड्यूटीज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। The above recommendation of the Gadgil committee become the basis for drafting an amendment bill। देखिए कितना ज़बरदस्त है। गडजिल कमेटी, इन्होंने कहा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया जाए। तो बताइए कितनी ज़बरदस्त बात यहाँ पर कही इन्होंने कि आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए। एंड इन्होंने ही फिर देखिए कौन से टाइम पे आया था ये? 1988 में ही, राइट। तो इसी के साथ ही फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जाने लगे। तो गडजिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर साबित हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इसका किया गया। राजीव गांधी ने 64th अमेंडमेंट लेकर के आए। राजीव गांधी गवर्नमेंट 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आए लोकसभा में 1989 में। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया पंचायती राज सिस्टम को एंड मेक देम पावरफुल एंड ब्रॉड बेस्ड। समझ गए? तो 73rd ने नहीं किया था, पहले हम बात कर रहे हैं 64th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इन्होंने किया था। एंड 1989 में इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय राज्यसभा। बताइए कितनी बड़ी बात है कि इसको अप्रूव नहीं किया गया राज्यसभा के द्वारा। द बिल वेहेमेंटली अपोज्ड बाय द अपोजिशन, कि भाई ये सेंट्रलाइजेशन कर देगा फेडरल सिस्टम का, ठीक है। तो ये पहला वो था बेसिकली, क्या बोलते हैं हम, पहला ट्राई था, ठीक है। किया तो 73rd नहीं था मैं, ठीक है। हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, वो राज्यसभा में फेल हो गया था। फिर अब बात करते हैं वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी, राइट। 1989 में वीपी सिंह जो हमारे थे, ये भी बड़े, ये राजा थे भाई, कोई राजा कोई
ठीक है। तो वीपी सिंह जो थे उन्होंने 1990 में 2 डे कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वीपी सिंह। फिर उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया उसके बाद में, कंसल्टेशन के बाद में लोकसभा में। एंड इन्होंने कहा लेकिन वो बिल पास होता उसके पहले तो गवर्नमेंट गिर गई इनकी, है कि नहीं है, तो 1-1.5 साल इनकी गवर्नमेंट चली। फिर आता है नरसिम्हा राव, ये जबरदस्त है प्रधानमंत्री। तो पीवी नरसिम्हा राव की अगर हम बात करें तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करने की बात करी, तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1991 में, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लग गया होने में। तो 1993 में जाकर के पास हुआ ये एज आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, समझ गए। तो फिर ये एक्ट बना आपकी जाकर के। पता तो है ना बिल से एक्ट क्या होता है, किस तरीके से बनना है ना, कानून किस तरीके से बनता है। नहीं पता तो पार्लियामेंट में जाकर के देख लो, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में, उसके बहुत 3-4 पार्ट है ना, तो उसको देखना। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट की, तो इन्होंने एक नया पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड कर दिया। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक का जो प्रोविजंस थे वो डाल दिए इसके अंदर। एक नया 11th शेड्यूल बना दिया गया है ना, एक्सप्लेन किया था मैंने याद है कि शेड्यूल्स को किस तरीके से याद रखें। TEARSOFOLDPM, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हमने डिस्कस किया था। तो यस, नहीं देखा तो जा करके देख लेना। अच्छा, किस में पता चलेगा, जब हमने क्रैश कोर्स बनाया था मैंने, ठीक है, आप एक बार वहाँ पर जा करके देखना, 3 से 4 घंटे का वो है, पूरी पॉलिटिक्स के अंदर रिवीजन करती है। लेकिन अभी नहीं देखना, अभी तो कॉम्प्रिहेंसिव है, ये पढ़ो आप, है ना। उसके बाद उसको जब रिवीजन करेंगे ना तब लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पता चल जाएगा आपको क्या कैसे कब किस तरीके से करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। तो आर्टिकल 40 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, DPSP, कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करनी है आपको एंड सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देना है आपको, ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ आपके DPSP, सरन मैम क्या है, DPSP। आगे बढ़ें, ओके। तो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन आ गई कि भाई अब तो जो है कानून बनाना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो इस प्रोविजन ऑफ द एक्ट कहता है एक तो कंपलसरी और एक वॉलंटरी है। कंपलसरी और मैंडेटरी मतलब आपका कि भाई देखिए स्टेट को कानून बनाना ही पड़ेगा अपना न्यू पंचायती राज सिस्टम के लिए। वॉलंटरी प्रोविजन, और देखिए वॉलंटरी का मतलब है अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं वो, कि भाई अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द स्टेट आप अपने हिसाब से ही इंश्योर कर सकते हो कि जो लोकल फैक्टर्स है जैसे ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, कि कितने टीयर का सिस्टम होगा, है ना, किस तरीके से कौन हेड करेगा, ये सब चीज़ें वो कर लेगा। लेकिन ओवरऑल आपको करना ही पड़ेगा ये तो, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये लैंडमार्क था, ओके। इसके सैलिएंट फीचर अगर हम देखें तो सबसे पहला सैलिएंट फीचर आता है सर मैम इसका कि ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है ये हम इसके अंदर देख लेते हैं। ग्राम सभा कुछ भी नहीं है, देखिए ये ऐसी बॉडी होती है सर मैम, जैसे मान लीजिए आप किसी विलेज में रहते हैं, है ना, कोई भी पर्सन है, मुझे बताना कौन कौन गाँव से है यार, मेरा भाई है ना या मेरी बहन है, जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाँव से कौन पढ़ रहा है, कौन देख रहा है आपको। और मैं उनको ये इंश्योर करा दूं, ये उनको मैं भरोसा दिला दूं, भाई हम हैं आपके साथ, देर इज नो नीड टू वरी एट ऑल, कहीं भी आने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में खर्चे करने की जरूरत आपको नहीं है, हम है ना यहाँ पर आपके लिए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। बस पढ़ो आप। बात करते हैं इलेक्टोरल रोल। अगर इलेक्टोरल रोल जो पर्ची बनती है आपके, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट ही है, इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, अगर आप उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, राइट, तो बेसिकली आप ग्राम सभा के मेंबर हो, ठीक है। तो इट्स विलेज असेंबली जहाँ पर सारे रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एंड यस ये काम करते हैं द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, मतलब जो फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर को देती है। नेक्स्ट बात करें तो इसने 3 टीयर का सिस्टम दिया, किसने क्या कहा, 3 टीयर सिस्टम होगा। एंड वो कहाँ पर होगा मैंने बताना, विलेज लेवल पे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखना, अगर कोई स्टेट है उसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, अगर उसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो उसको इंटरमीडिएट लेवल पर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझ के, उसको इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट जिला परिषद वगैरह, है ना। सॉरी वो विलेज समिति की जब हम बात करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्शन किस तरीके से होगा इनके मेंबर्स का, चेयरपर्सन्स का, तो सिंपल है यार, देखिए जितने भी मेंबर्स होंगे विलेज के इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाएंगे। क्या बोला मैंने, डायरेक्टली ही इलेक्ट किए जाए। अब सुनना यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर आता है डिफरेंस। लेकिन जो चेयरपर्सन होंगे इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो इनडायरेक्टली फ्रॉम अमंगेस्ट मेंबर्स, समझ गए आप। मैंने क्या कहा आपसे कि भाई जो मेंबर्स होंगे ना वो तो लोग ही चुनेंगे, पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड एकदम बिंदास। लेकिन जो इसके चेयरपर्सन होगा पंचायत का इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, देखिए कलेक्टर यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट नहीं, वो सीईओ है ना यहाँ पर इस वाले केस में। तो जो चेयरपर्सन होगा ऑफ द पंचायत एट विलेज लेवल शुड बी इलेक्टेड इन द मैनर जैसे स्टेट लेजिस्लेचर कहती है, कि क्या बोला मैंने, विलेज पंचायत पे,
विलेज लेवल पे, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके चेयरपर्सन है वो इनडायरेक्टली होंगे, जो मेंबर्स चुने गए उन्हीं में से। ठीक है, ओके, सिंपल है, समझ में आ गया ना? बस एग्जैक्टली यही है यार। और तो क्या, इसके अंदर चेयरपर्सन जो रहेगा आपका पंचायत एंड अदर्स मेंबर्स का, द पंचायत इलेक्टेड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत। अब रिजर्वेशन क्या बताइए, वही 1/3 रिजर्वेशन होता है वेमेंस के लिए, इंक्लूडिंग दी जो आपके SC ST होते हैं, है ना? ठीक है, और दूसरी बात करें ये विलेज लेवल पे और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे। ठीक है, और स्टेट अथॉरिटीज़ के पास ताकत है ये कि वो कानून बना सकते हैं इससे रिलेटेड। एंड जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एज वेल एज द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन है पंचायत लेवल पे, तो वो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल यहाँ पर कर सकते हैं। शेल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, जो आर्टिकल 334 में कहा गया था, टिल 2020। ठीक है, और ये जो शेड्यूल कास्ट का प्रोविजन है ना, वो अरुणाचल पर नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट नहीं है, समझ गए आप? तो ये वाला जो प्रोविजन है वो 83rd अमेंडमेंट के अंदर लेकर के आया गया था, समझ गए आप? 83rd अमेंडमेंट सन 2000 में। ओके, बात करते हैं ड्यूरेशन किस तरीके से रहेगी। तो देखिए 5 ईयर्स का टर्म यहाँ पर दिया गया पंचायत का एट एवरी लेवल। ठीक है, क्या कहा गया, 5 साल तक रहना चाहिए। और बेसिकली इलेक्शन होने चाहिए हर 5 साल में बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, या फिर अगर डिसोल्व हो गए आपकी तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हुआ उसके 6 महीने के भीतर भीतर आपको करना है इलेक्शन। बट जो यहां से क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और एक बार नहीं बहुत बार आ गया, 3 से 4 बार हो चुका है ये कहते हैं कि जो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड रहेगा, जो डिसोल्व आपके पंचायत है ना, वो कंटिन्यू रखेंगे बेसिकली। अच्छा देखिए, मान लीजिए आपका डिसोल्व हो गया, लेकिन 6 महीने बचे हैं इलेक्शन आने में, या फिर आपके उसका टर्म खत्म होने में, तो 6 महीने पहले डिसोल्व हो गई, तो जो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड है उसमें वही होल्ड करेगी गवर्नमेंट, जो पंचायत है। उस टाइम पे नए इलेक्शंस की जरूरत नहीं होती है। एट लॉजिक से सोचो ना यार, फिर क्या जरूरत है बताइए, 6 महीने बाद तो फिर इलेक्शन आ जाएंगे आपके। अब इलेक्शन ही तो नहीं खेलना भाई, इलेक्शन थोड़ी नहीं खेलना है। बात करें जो पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स शेल कंटिन्यू ओनली द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि भाई मान लीजिए अगर डिसोल्व हो जाती है पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन, तो वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही बेसिकली सर्व करेगी। डिसोल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड एंड हैड इट नॉट बीन सो डिसोल्व, अगर उसको हटाया नहीं गया तो। एंड इन अदर वर्ड्स, a panchayat reconstituted after premature dissolution does not enjoy full period of 5 years। जैसे डिसोल्व हो गई फिर नहीं बनी, तो वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड ही क्ले करेगी। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो इससे हैम्पर नहीं होता है इलेक्शंस की टाइमिंग। ठीक है, सेट टाइम उसका, बट द रिमेन इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही है यार, सिंपल कि आपको एटलीस्ट 25 ईयर्स का होना चाहिए इफ़ ही हैज़ अटेंड दी, सॉरी 21 ईयर्स का होना चाहिए। ये कोई ग्राउंड नहीं होता है 25 के पहले अगर कोई इलेक्शन देता है। सो अगर वो 21 साल का है तो ये बेसिकली आपके इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने बात की थी कि एक बहुत ही यंग पंचायत की सरपंच भी बनी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 21 साल की थी, है ना, किसी साउथ के कोई विलेज की थी वो। फर्दर ऑल द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने कहा ना सुपरिंटेंडेंस करेगा ये जितने भी चीज़ें इलेक्टोरल रोल्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सबको लेकर के। जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो आपके हैं, वो कौन अपॉइंट करेगा, आपके गवर्नर करेगा। कौन अपॉइंट, गवर्नर करेगा। ओके, सो और इनको रिमूव कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करता है। एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, जैसे आपके हाई कोर्ट का जो जज होता है उसी की तरह। ठीक है, अब डेफिनेटली पावर एंड फंक्शंस की क्या बात करें यार, वही कि प्लान्स बना सकते हो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए। ये सब चीज़ें। तो कुल मिला के 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स है जब हम इसकी बात करते हैं, जो कि आपके पंचायत में आते हैं, समझ गए आप, जो कि पंचायत रिलेटेड आते हैं, जो कि आपके पंचायत रिलेटेड आते हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो पंचायत के पास ताकत तो है वैसे, कुछ अप्रोप्रिएट ड्यूटीज़ लगा सकते हैं, फीस लगा सकते हैं, ऑक्ट्रॉय लगा सकते हैं, नगर शुल्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, पंचायत टैक्स ड्यूटीज टोल्स ये सब ये कलेक्ट करती है कौन, आपकी गवर्नमेंट। कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा ग्रांट भी मिलता है इनको, ग्रांट्स इन टू द पंचायत फ्रॉम दी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल द मनीज टू द पंचायत। ठीक है, तो ये भी सब चीज़ें यहाँ पर है। ओके, फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है, ये आपका गवर्नर बनाता है। कौन बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं। कितने साल में, हर 5 साल में।
गवर्नर बनाते हैं आपके हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन की भाई फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत क्या है। तो इसके प्रिंसिपल है कि जो बेसिकली टैक्सेस है, ड्यूटी टोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो स्टेट और पंचायत के बीच में। जैसे अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे क्या होता है, नेशनल लेवल पे आपके फाइनेंस कमीशन है वो टैक्स देखता है आपके किन की, वो टैक्स देखता है आपके टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मनी है तो वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में। उसके अलावा ग्रांट्स इन एड क्या है पंचायत की फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें और मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं हमें ना, ये सब चीज़ें कि इसके इम्प्रूव करने के लिए, बस ये सब चीज़ें। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है शेल ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट दी आपके जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। ऑडिट कौन करता है इनके अकाउंट को, तो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस एंड द अकाउंट्स ऑफ द पंचायती राज एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। एप्लीकेशन ऑन यूनियन टेरिटरीज देखे तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है इसको लेकर के, राष्ट्रपति के पास ही वो ताकत है। एंड कुछ एक्सेप्शंस भी इसके अंदर है। एक्सेप्टेड स्टेट्स एंड शेड्यूल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एक्ट पे ये जो 73rd है वो नहीं लागू होता है, तो नागालैंड है, मेघालय है और मिजोरम है। ठीक है, और कुछ सर्टेन एरियाज जो आपके है। ठीक है, आगे बढ़े तो दीज एरियाज जैसे कि आपके कौन कौन से हैं, आपके ट्राइबल एरियाज हो गए। ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ के अलावा और कौन से हो गए, जो आपके मणिपुर के हिल वाले रीजन हैं, हिल एरियाज़ हैं। उसके अलावा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एक्सिस्ट है। अब स्पेशल स्टेटस जिसने नहीं देखा ना वो जाकर के एक बार देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए कि जो देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे पीसा एक्ट के बारे में, यूपीएससी में प्री और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखना कि जो प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट है 1996 में ये आया था, जिसको पीसा एक्ट बोलते हैं और एक्सटेंशन एक्ट बोलते हैं। इसने कुछ बेसिकली जब हम बात करते हैं कि भाई इन पर्टिकुलर एरियाज में किस तरीके से लगाया जाए और पंचायत का पेनिट्रेशन डीप लेवल पे हम करें और डेप्थ तक जा करके, उसके लिए ये लेकर के आया गया था। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉज की अगर हम बात करें कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत की, तो स्टेट्स हैव टू अडॉप्ट, तो जो नया पंचायत सिस्टम था बेस्ड ऑन देयर एक्ट विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये 1993 में। ये सब चीज़ें ये तो छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जो ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ही मेंशन है कि जो इलेक्टोरल मैटर्स होंगे पंचायत का उसके अंदर कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ठीक है, तो जो वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशंस की और अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स, तो जो है वो कौन करेगा आपके, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना। तो नो तो इट फर्दर लेस डाउन द नो इलेक्शन टू एनी पंचायत इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट अगर इलेक्शन पिटिशन नहीं डाल दी किसी ने। ठीक है, टू ए सच अथॉरिटी इन सच मैनर। ओके, 11th शेड्यूल की बात करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर 29 फंक्शन हमने देखा था। ठीक है, 7th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो यस, तो एग्रीकल्चर आता है बेसिकली, तो जब ये इनहेरेंट पार्ट है किसके, आपके ये इनहेरेंट पार्ट है आपके स्टेट लिस्ट के। तो लैंड इंप्रूवमेंट, उसके अलावा माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सब देख लो आप, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। तो उसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अच्छा, एक बार देख लोगे ना इसको 1-2 बार, जिसपे भी आपको याद रह जाएगा, आई गारंटी यू। खुद सोचना कि भाई ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या हो सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, जैसे खादी, केवीआईसी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल फोडर, रोड कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए वाटरवेज भी है इसके अंदर, समझ गए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एजुकेशन, टेक्निकल, एडल्ट एंड नॉर्मल नॉन फॉर्मल, कल्चरल एक्टिविटीज़, लाइब्रेरीज वगैरह सब इसके अंदर है। आगे देखें, उसके अलावा और क्या है, मार्केट एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। उसके अलावा देखें सर एंड मैम, तो सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, SC ST स्पेशली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, PDS, है ना। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। तो दीज आर द 29 आइटम्स जिसके अंदर पंचायती राज में काम कर सकते हैं पंचायत। अच्छा, कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविजन विद इन 1 मिनट समझा दूंगा, विद इन 1 मिनट समझ लेना। मैंने क्या कहा था आपसे, बस एक बार ध्यान से पढ़ लो, सब छोड़ो मेरे पे। तो ग्राम सभा बनानी बहुत जरूरी है, देख चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना जरूरी है। डायरेक्ट इलेक्शन होगा आपके, उसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा आपके चेयरपर्सन के लिए। वोटिंग राइट होंगे सबके पास, जो चेयरपर्सन है आपके मेंबर्स हैं, चाहे इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली इलेक्टेड हो। उसके अलावा 21 ईयर जो आपके मिनिमम एज रहेगी। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स होगी SC STs के लिए। उसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ 1/3 वुमेन्स के लिए रहेगी तीनों लेवल पर।
5 ईयर्स का टेन्योर रहेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा, हो गया ना कंप्लीट। ऐसे होता है भाई साहब। वॉलंटरी विद इन 1 मिनट कंप्लीट करा दूंगा, गारंटी ले लेता हूँ। देखिए सर मैम, ग्राम सभा को पावर कितनी देनी है, किस लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ठीक है। तो उसकी वो ये वॉलंटरी प्रोविजन है, ठीक है, स्टेट्स के पास ताकत है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें मैनर ऑफ इलेक्शन किस तरीके से होगा, चेयरपर्सन का विलेज लेवल पे, तो ये भी इनके पास है। रिप्रेजेंटेशन चेयरपर्सन का अगर इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है तो किस तरीके से होगा, वो भी ये डिसाइड करेंगे, वॉलंटरी है। चेयरपर्सन उसका भी रिप्रेजेंटेशन ये देखेंगे। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउसेस का, राज्यसभा या लोकसभा, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर का, विधानसभा और विधान परिषद, तो सर एंड मैम उनको भी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से पंचायत लेवल पे देना, तो ये भी ये डिसाइड करेंगे। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स अगर किए जाए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, वो भी करेंगे। ग्रांटिंग ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज टू पंचायत, ये भी देखेंगे। डिवोल्यूशन किस तरीके से करना है, फाइनेंशियल पावर किस तरीके से देनी है, जो कि 29 फंक्शंस के रिलेटेड है वो सब। और पंचायत लेवल पे टैक्स, पोल टैक्स वगैरह ये सब किस तरीके से देना है, ये कलेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसका ताकत भी किसके पास है, पंचायत के पास, सॉरी आपके स्टेट लेजिस्लेचर के पास। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके मेकिंग ग्रांट्स इन एट पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड जो आपके कंसोलिडेटेड फंड है ना, क्रेडिटिंग ऑल मनीज टू द पंचायत, ठीक है। तो ये भी इनका किसके पास ताकत है, ये आपके पास ताकत है, आपके सर मैम स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आगे देखें, बात करते हैं पीसा एक्ट 1996 की। सर हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी बहुत बातें मैंने बताई थी एक्सटेंशन एक्ट को लेकर के। तो बेसिकली पार्ट डेफिनेटली 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर ऐड किया गया। 5th शेड्यूल एरियाज जो थे उस वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है हालांकि, लेकिन वहाँ पर हमने क्या किया कि भाई कुछ प्रोविजन ला दिए पीसा एक्ट के अंदर, ठीक है। तो इट्स प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन इनटू शेड्यूल एरियाज। तो ये 8% अगर हम देखें तो 10 स्टेट्स में जो कि 5th शेड्यूल एरियाज है, जैसे आपके आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, स्पेशल स्टेटस वाला नहीं देखा, देख लेना जाकर के लेक्चर। पंचायत हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, आपके महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। तो उसके अलावा ऑल द 10 हैव इनेक्टेड रिक्विजिट कंप्लायंस लेजिस्लेशन बाय अमेंडिंग द रिस्पेक्टिव पंचायत राज एक्ट्स, ठीक है। आपको ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पंचायत राज के एक्ट बनाए गए हैं, उसके अंदर ही फिर इसके थ्रू अमेंडमेंट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि सर मैम जो पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट किया जाए शेड्यूल एरिया में विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके सेल्फ रूल है टू बिल्ड, सॉरी जो ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए है उनसे रिलेटेड, और गवर्नेंस के लिए पार्टिसिपेटरी सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, सेफ गार्ड, ब्ला ब्ला, एम्पावर करें, ये सब चीज़ें छोड़ो। फीचर्स देख लो, फीचर्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, और टू द पंचायत राज इन शेड्यूल एरियाज शेल बी इन कॉन्सोनेंस विद कस्टमरी लॉ, कि मान लीजिए अगर कोई कानून बनाया गया, ये पीस एक्ट कहता ही है कि स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो कस्टमरी लॉ ऑफ द जो लोअर लेवल पे जब हम बात करते हैं सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस, उससे ही मिलता है, उसके कॉन्सोनेंस में होना चाहिए, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद बात करें, विलेज शेल ऑर्डिनरीली कंसिस्ट ऑफ एन हैबिटेशन और अ ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस और ऑफ अ हैमलेट or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with the tradition of the customs, ठीक है। ये सब चीज़ें, और हर विलेज बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्राम सभा होगी, वहाँ पर पर्सन के नाम जो रहते हैं इलेक्टोरल रोल्स में, वही सब चीज़ें, सेफ गार्ड वगैरह एवरी ग्राम सभा के प्लान अप्रूव करेंगे, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। एवरी पंचायत एट विलेज लेवल शेल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम ग्राम सभा अ सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये नहीं था पहले, ये है लेकिन यहाँ पे। तो ग्राम सभा इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि ग्राम सभा में आपके मैक्सिमम लोग, क्योंकि शेड्यूल एरियाज की बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि भाई हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ग्राम सभा से ठप्पा लगाना पड़ेगा जब भी कोई चीज़ आप करोगे। नेक्स्ट, रिजर्वेशन अगर शेड्यूल एरियाज में की जाएगी तो इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, तो वही वहाँ पर रहेगा, ठीक, समझ गए। एंड शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स, किसको, शेड्यूल ट्राइब्स को, किनको, शेड्यूल ट्राइब्स को 50% तो इन्हीं को दे देंगे, ठीक है, बनता भी है यार उनका, है ना। उसके अगर हम बात करें 9th तो पॉइंट है इसका कि जो ग्राम सभा है, पंचायत और जो पंचायत है एट अप्रोप्रिएट लेवल शेल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड in the scheduled areas for the development projects and before resettling the rehabilitation person affected by such projects to the, क्या, तो ये सब चीज़ें। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो रहेगा ऑफ माइनर वाटर बॉडीज इन शेड्यूल एरियाज शेल बी इंटरेस्टेड टू पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल। उसके अलावा बात करते हैं 11 द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा और द सीट्स एट द अप्रोप्रिएट लेवल शेल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट प्रोस्पेक्टिंग, लाइसेंसिंग और माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग के लिए भी किन के पास जाना पड़ेगा, आपको ग्राम सभा और पंचायत के पास ही जाना पड़ेगा, समझ गए। उसके अलावा प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी ग्राम सभा की और पंचायत की एट अप्रोप्रिएट लेवल्स शेल बी मैंडेटरी, कि भाई अगर आप में कोई मिनरल्स का एक्सप्लोइटेशन वहाँ पर कर रहे हैं तो, समझ गए, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वाइल एंडाउनिंग द पंचायत इन द शेड्यूल एरियाज विद सच पावर, जो अथॉरिटी है
वो अगर उसको लगेगा कि भाई जो सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह, तो वो सब इस पर अप्रोप्रिएट लेवल पे करेगी। ठीक है, इंटॉक्सिकेंट, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, विलेज मार्केट फेयर्स वगैरह जो होते हैं उनको मैनेज यही करते हैं, लोकल प्लान रिसोर्सेज वगैरह ये सब करते हैं। उसके अलावा और क्या है, देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी सिक्स्थ शेड्यूल की जब हम बात करते हैं जो कि ट्राइबल एरियाज़ के लिए, बैकवर्ड एरियाज ट्राइबल, तो उसी के कॉन्सोनेंस में रहना चाहिए, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, कि कैसे भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करो। अब ये सुनना 16, ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 16 वाला पूरा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है, ये कहता है कि, मैं बहुत ध्यान से सुन लो, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है ना, और वो किससे रिलेटेड है, आपके इन शेड्यूल एरियाज में पंचायत से रिलेटेड है, तो पीसा एक्ट का वायलेशन नहीं करेगा वो किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ हो जाए। अगर वो वायलेट करता है तो 1 साल के अंदर अंदर, जब से उसको प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, उसके 1 साल के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगा। और स्टेट और अगर हम बात करें, और जो पंचायत बेसिकली इमीडिएटली बिफोर एग्जिस्टिंग, इमीडिएटली बिफोर सच डेट रहती है, तो वो अब एक्सपायरी तक काम करेगी, अगर उसको स्टेट लेजिस्लेचर ने डिसॉल्व नहीं कर दिया है तो। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट, फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज, बस खत्म होने वाला है। सेकंड एआरसी पता है आपको 2005 से लेकर के 2009 में आई थी, उन्होंने कुछ बातें कही थी कि भाई यूनियन गवर्नमेंट को ना ग्रांट्स फ्रॉम तो डेफिनेटली देने चाहिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के अंदर बनता है ये। ठीक है, तो देखो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी डेफिनेटली पैसे दिलवाता है किनको, स्टेट को और आपके विलेज लेवल पे। ठीक है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन आपके स्टेट से दिलवाता है। डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट एज पर दी आपके आर्टिकल 243 आई, स्टेट फाइनेंस कमीशन बताया, लोन एंड ग्रांट्स भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन भी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, कौन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, जो कि आपके स्टेट एंड सेंटर मिलकर के करते हैं। ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंट तो है। इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन, जैसे टैक्स एंड नॉन टैक्स होते हैं वो सब चीज़ें। अब इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन में पंचायत लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत वीक है ना। तो बस वही सब चीज़ें, और इन्हीं से रिलेटेड बात है। पंचायत आर हैविली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मेजर प्रोपोर्शन तो आपके यूनियन और स्टेट से आते हैं, स्कीम स्पेसिफिक ही है। तो वो ये सब चीज़ें, और क्या दिक्कत है उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो या उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट, देखिए रीज़न क्या क्या है फॉर इनफेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी कहा कि भाई लैक ऑफ एडिकेट डिवोल्यूशंस, लैक ऑफ एडिकेट डिवोल्यूशन से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं दे रखी ना उनको, फंड्स फंक्शन फंक्शनरीज कहाँ दे रखे बताइए, बहुत कमी है इन सब चीज़ों की लेकर के। तो पीआरआईस में ये सब लाना है। उसके अलावा सॉरी उसके अलावा एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पर आप कलेक्टर के रोल डाल देंगे, तहसीलदार हैं, सरपंच हैं, है ना, सो सॉरी जो आपके ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, है ना, बीडीओ जो होते हैं वो। उसके अलावा टाइड नेचर ऑफ अ फंड सर एंड मैम, ठीक है, तो बहुत जगह ठप्पे लगाने, और ट्राइबल्स में, ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरियाज में तो आपको फिर ग्राम सभा वो सब चीज़ें। बात करें ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रेलुक्टेंट टू यूज़ दी आपके फिजिकल पावर्स, रेलुक्टेंट टू यूज़ दी आपके फिजिकल पावर, जैसे ग्राम पंचायत है, इनके पास टैक्स लगाने की प्रॉपर्टी पे, बिजनेस मार्केट फेयर्स पे ये देते हैं, लाइक स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक टॉयलेट से लगा सकते हैं। लेकिन बहुत कम पंचायत है जो इस तरीके की टैक्सेस वगैरह लगाती है, समझ गए। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि मान लीजिए आप सरपंच बन गए, या फिर कोई समिति के अध्यक्ष बन गए, और आप वहाँ पे टैक्स लगा रहे हो, तो वहाँ पे जनता कहती है बड़ा मुश्किल है भाई ये, एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल है ये, उस लेवल पे जाकर के काम करना। उसके बात करें स्टेटस ऑफ ग्राम सभा, है ना, मार्जिनाइज सेक्शन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। तो ये एक पावरफुल वेपन हो सकता है ये, लेकिन पावर्स को स्पेल ही नहीं कर रखा, डिफाइन ही नहीं कर रखा, है ना। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज़, जैसे कि आपके, अगर हम बात करें उसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पैरेलल बॉडीज मतलब जैसे कि आप मान लीजिए स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी के लिए तो काफ़ी सारे हैं, मिशन चला देते हैं, मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स को वो कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, ये सब चीज़ें। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही सही, जैसे कि आपके ऑफिस नहीं है यार, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है बहुत बड़ा, कंप्यूटर्स नहीं है, बताइए कंप्यूटर्स नहीं है, ऐसा ऐसा कौन सी, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर जो पहला, है ना, राजस्थान में बताया था मैं आपको, जो कि पूरा आपका अगर हम बात करें पेपरलेस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताना बच्चा सीख करे क्या वो ठीक है, बताइएगा, सीख करिए। बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो सॉरी आपके आर्टिकल्स की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, तो 243 के अंदर मेंशन है, फिर ABCDO तक ही आपका पूरा जाएगा, है कि नहीं सर मैम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, कौन से स्टेट में क्या बोलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट का याद रखना, पेपर में नहीं पूछेगा। जैसे आंध्रा में, अरुणाचल में क्या बोलते हैं, जैसे कि अरुणाचल में आंचल समिति हो, इस तरीके से, आंध्र में मंडल समिति वगैरह, ये सब चीज़ें। जैसे आप सब देख लेना आपका स्टेट का क्या है, और मुझे डेफिनेटली बताना है यार, है ना।
कमेंट सेक्शन में। जैसे मेरा स्टेट है राजस्थान, तो बताते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आई वॉन्ट कि भाई आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब ये कुछ भी नहीं है, टेबल है कि भाई किस तरीके से पंचायती राज यहाँ पर इवॉल्व हुआ। तो यही है 1948-49 में कि भाई पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया गया, आर्टिकल 40 फिर लाया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, है ना, ये सब करा है। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले, अगर हम बात करें नागौर में 1959 में, फिर केरला में, है ना, किया गया, आंध्रा में किया गया, एंड फिर इसका डिक्लाइन हुआ, फिर सेकेंड जनरेशन आया आपका, ठीक है, वेस्ट बंगाल ऑन पार्टी बेसिस 98, कर्नाटका, फिर हनुमंत राव आया, जीवी के राव कमेटी आई आपके, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया फिर हमने इसका 1986 में एल एम सिंघवी ने सबसे पहले बताया था, फिर पी के थंगतन कमेटी ने बताया था, है ना। 1989 में 64th अमेंडमेंट आया था जो कि राज्यसभा में फेल हो गया था। 74th आया आपका, है ना, ये 74th बिल है, याद रखना, ये कानून नहीं है, कानून तो 73rd है। तो ये बिल था, डिसोल्यूशन हो गया था किसका, जब हम बात कर रहे थे किसकी, आपकी जनता गवर्नमेंट की, ठीक है, ये वही है। फिर बात करते हैं या 1991 में ये आया, फिर जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को दिया गया, फिर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, 73rd 74 दोनों पास हो गए, है ना। तो ये बस ऐसे अप्रैल मई जून 1 महीने के गैप में दोनों एक्ट पास हो गए थे, ठीक है, इस तरीके से। फिर 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2000 में, अमेंड करता है आर्टिकल 243M, एंड ये डिस्पेंस करता है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल क्लास, कहाँ पे, अरुणाचल में, डिस्कस कर चुके हैं हम। कमिटीज कौन कौन सी है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इन सबको लेकर के, कि भाई सबसे देखिए कि भाई देखिए 1992 के बारे में बात की ये बातें हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो जाने के बाद तो ललित माथुर, रामचरण, श्रीमती राजवंत संधू, फिर रामचंद्रन एंड आपके मणिशंकर 2012-13 अय्यर लास्ट है ना। तो बस ये सब चीज़ था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपके लिए जानने का। इन द नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे म्यूनिसिपैलिटी एंड आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।